आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं एक ऐसे जीनियस साइंटिस्ट, टीचर, स्कॉलर की जिसने मैथ्स बना दी। जी हां, इन्होंने मैथ्स बनाई है। फाउंडिंग स्टोन इन्होंने ही रखा था। जितनी भी आज आप मैथमेटिक्स देख रहे हैं भैया, आज से 16 साल पहले ये दे के चले गए थे। एक कमाल के स्कॉलर थे और आज वही वेस्टर्न पूरी तरह से, जब ब्रिटिश आए हमारे, वेस्टर्न पूरा इन्फ्लुएंस हुआ हमारे, तो सीधा सीधा ये बोलने लगे तुम्हारा कुछ नहीं है, हमारी खूब बेइज्जती की। इन्हीं के ही काम को खुद का बताते हुए आज वेस्टर्न पूरी दुनिया में ढिंडोरा पीट रहा है कि जो मैथ्स है, जितने भी सिस्टम है, वो आज हमने दिए हैं। असलियत में ये आर्यभट्ट की देन है, ये भारत की देन है दोस्तों। उसके बाद फिर अरब आए। अरब के काफी लोग आए, उनकी मंशा गलत नहीं थी। अरब के काफी लोग आए, स्टूडेंट्स आए, वो सीख के गए। उसके बाद वो ट्रांसफर हुई फिर अरब से सीधा रोमन एम्पायर, लैटिन। उसके बाद फिर वहां से वेस्टर्न वापस हमको मैथ्स दिए और बोले कि तुमने कुछ नहीं बनाया, तुम्हारा कुछ नहीं, ये सब हमने दिया है। लेकिन सच्चाई दोस्तों, कितना भी कोई झूठ बोल रहे, सच तो सच रहता है। और ये पूरा साबित हो चुका है कि आज से 1600 साल पहले आर्यभट्ट ने पूरी मैथ्स कंपाइल कर दी थी। मोशन ऑफ द प्लैनेट्स को बता दिया था, सिडरल मंथ्स बता दिए थे, जीरो खोज लिया था, डेसिमल सिस्टम बना दिया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सब कुछ बता के चले गए थे। साइन टेबल, ट्रिग्नोमेट्री टेबल तक उन्होंने बता दी थी। ऐसा कुछ है। इनका नाम है जीनियस, स्कॉलर, टीचर आर्यभट्ट। हम इनकी बात करेंगे। सबसे फेमस साइंटिस्ट हैं और भारत में इनके नाम से काफी यूनिवर्सिटीज हैं। और भैया पहली सैटेलाइट भी इनके नाम से लॉन्च हुई थी, तो इनको काफी ट्रिब्यूट दिया जाता है भारत में, और दिया भी जाना चाहिए। और सबसे एक दोस्तों, मुझे बड़ी हैरानी होती है कि जो एंशिएंट साइंटिस्ट, एंशिएंट मैथमेटिशियंस हैं, उनका नाम जो है कहीं पे भी लिया ही नहीं जाता। हम आर्यभट्ट को जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग होंगे जो वराहमिहिर को जानते होंगे, ब्रह्मगुप्त को जानते होंगे, भास्कर वन को जानते होंगे। नहीं जानते होंगे, क्यों? क्योंकि उनको पढ़ाया ही नहीं जाता। किसी क्लास में उनका नाम आपको नहीं मिलेगा। और ऐसा क्यों है? पूरा ब्रिटिश जो वेस्टर्नाइजेशन है ना, वो हम पे हावी है। इसको बदलने की दोस्तों जरूरत है, देखना पड़ेगा। इस लेक्चर की पीडीएफ sid_e कनेक्ट मेरी फेसबुक प्रोफाइल सिद्धांत अग्निहोत्री के नाम से है। दोनों ही जगह आपको मिल जाएगी और आप यहां पे मुझसे सवाल भी पूछ सकते हैं। साथ ही साथ 22,500 रुपए में कॉम्प्रिहेंसिव प्री प्लस मेंस पेन ड्राइव कोर्स हम आपके लिए लेके आए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए स्टडी आईक्यू की वेबसाइट या फिर नंबर्स पे कॉल करें। कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो आज ही स्टडी आईक्यू की वेबसाइट से ये पेन ड्राइव कोर्स ऑर्डर करें और उसके बाद आराम से अपनी ड्रीम जॉब निकालें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आर्यभट्ट की बात करें तो इनका जन्म जो है वो 476 एडी में हुआ था और 550 में इनकी मृत्यु हो गई थी। अब भैया गुप्ता पीरियड था इस समय। गुप्ता, मैंने काफी लेक्चर लिए थे, 4 से 5 लेक्चर लिए थे जब पूरी गुप्ता डायनेस्टी कवर की थी। ठीक है, तो चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए किसने फाउंड की थी गुप्ता डायनेस्टी, कब शुरू हुई थी और कब खत्म हुई थी, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये 74 साल जिए। इनका जो जन्म था वो बेसिकली बिहार में हुआ था। पाटलियापुत्रा, कुसुमापुरा ये टाउन था। ठीक है, अब इनका जो ये पूरा वर्णन है ये डेफिनेटली इनके वर्क्स में मिलता है। इन्होंने काफी चीजें बताई हैं। और एक दोस्तों, एक बात बताना चाहूंगा, सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने मैथ्स में मैथ्स का यूज ही नहीं किया। बिल्कुल, इन्होंने जो डिजिट्स है ना उनका यूज नहीं किया, इन्होंने अल्फाबेट्स का यूज किया है। इन्होंने अल्फाबेट के माध्यम से, संस्कृत के माध्यम से पूरी मैथ्स को कोड किया है। यह कमाल की बात है। तो यह चीज है। इनका जन्म 476 एडी में बिहार में हुआ था। 16 महाजनपद थे उस समय। अब इस पे मैं इतना नहीं जाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी जब मैंने मौर्यन कवर किया था, गुप्ता कवर किया था, वो लेक्चर देख लीजिएगा। 17-18 टोटल लेक्चर्स हैं, उसमें मैंने महाजनपद के बारे में बहुत अच्छे से बताया है। सबसे जो ताकतवर था वो था पाटलियापुत्रा। ठीक है, तो यही सबकी कैपिटल होती थी और यहीं पे ही, इसी के अराउंड ही आर्यभट्ट का जो जीवन है वो फ्लरिश हुआ है। अब इनके जो 2 बहुत बड़े काम हैं वो हैं, एक आर्यभट्टिया, जो कहते हैं ना कि एक सबसे बेहतरीन किसी के जीवन में जो काम होता है, एक माइलस्टोन, आर्यभट्टिया। इसमें इन्होंने सब कुछ समझाया है। पूरी मैथ्स, 23 साल के थे ये सिर्फ। जी हां, सिर्फ 23 साल के इस जीनियस ने आर्यभट्टिया की स्थापना कर दी थी। आपको एक चीज बताता हूं, ये एक ऐसी बुक है
उस समय ना ही कंप्यूटर था, कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, कुछ भी कैलकुलेट करने को नहीं था, टेलीस्कोप नहीं था, कुछ भी नहीं था। उसके बावजूद एग्जैक्ट कैलकुलेटिव वैल्यू निकालना, सब कुछ एग्जैक्टली कैलकुलेट करना कि अर्थ जो है वो अपने एक्सिस के अराउंड घूमता है, हीलियोसेंट्रिक है, सन के अराउंड अर्थ चक्कर काटता है, डेज जो रोटेशन की वैल्यू है वो 24 घंटा निकाल देना, ये कमाल की बात है। डेसिमल सिस्टम, जीरो का इन्वेंशन, कमाल की बात है। कुछ भी नहीं था उस समय और उसके बावजूद कैसे किया होगा ये वाकई में जानना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। और उसके बाद फिर जितने भी इसके बाद मैथमेटिशियन आए, इन्हीं के काम को उन्होंने बेस बनाया और उसके बाद इनके काम को एक्सपैंड किया। भास्कर वन तो सीधा सीधा इनके डिसाइपल ही थे, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये सिर्फ और सिर्फ 23 साल के थे और इसमें भी इन्होंने एक चीज बताई है। अब ये पता कैसे चला कि ये 476 एडी में इनका जन्म हुआ था, बेसिकली इन्होंने ही बोला है कि जब इन्होंने आर्यभट्टिया लिखी थी तब 3600 साल कलियुग जो अभी चल रहा है, कलियुग। देखिए दोस्तों, ब्रह्मा की एज, मतलब इस ब्रह्मांड की एज, वैसे तो बिग बैंग थ्योरी में ऑलरेडी पूरा दिया हुआ है, लेकिन हमारे वेदों में भी ये बहुत सालों पहले ऑलरेडी लिखी हुई है। 4 युगों में डिवाइडेड है। बेसिकली ये पूरी टाइमलाइन है। जिस तरह से बिग बैंग थ्योरी में टाइमलाइन दी हुई है, वैसे ही हमारे में अलग तरीके से टाइमलाइन दी हुई है। त्रेता युग, द्वापर युग, सतयुग और फिर कलयुग। कलयुग में सारी बुराइयां हैं। दोस्तों, मैंने जब मार्कंडेय पुराण पढ़ी थी या और भी, तो मैं थोड़ा सा हैरान रह गया था कि मतलब कैसे कोई भी या जो भी इंसान उनको कंपाइल कर रहे हैं, एग्जैक्ट प्रेडिक्शन कर देते हैं कि आज जो दुनिया हम देख रहे हैं उस समय उन्होंने बता दी थी कि ऐसी दुनिया होगी। और बड़ा खतरनाक उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया है कि आगे जो इस समय हमारा पीरियड चल रहा है, टाइम पीरियड, किस तरह से ये आगे बढ़ेगा और क्या क्या चेंजेस होंगे। जब मैं हिंदुइज्म का लेक्चर लाऊंगा तो उसमें बताऊंगा ये सारी चीजें किस तरह से कैलकुलेट होती है, एक एक चीज बताऊंगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा उसमें। लेकिन मुझे वाकई में अचंभा होता है कि कैसे उन्होंने पूरा फोरकास्ट कर दिया कि आज की जो दुनिया है ना वो ऐसी ही होगी। जी हां, तो उन्होंने आर्यभट्ट ने ये मेंशन किया और इसीलिए ये पता लगाया गया कि उस समय ये 23 साल के थे, यानी कि 499 सीई यानी कि कॉमन एरा, और 476 में इनका जन्म हुआ था। तो यहां से पता लगाया। भास्कर वन जो इनके डिसाइपल थे वो इनको बोलते हैं कि अस्माकिया है, अगेन एक महाजनपद की कंट्री, अस्माक कंट्री के रहने वाले हैं। तो ये चीज है। अब क्या है कि शुरुआती जो इनकी पूरी एजुकेशन थी कुसुमापुरा में हुई थी, जैसा कि मैंने बताया था अभी पिछली स्लाइड में कि वो पाटलिपुत्र के पास एक टाउन था। और क्या है कि ये अपने वर्सेस में ये बताते हैं कि ये हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन थे, मतलब हेड ऑफ डिपार्टमेंट। अब उस समय सबसे बड़ी जो यूनिवर्सिटी थी नालंदा यूनिवर्सिटी थी। किसने इसको डिस्ट्रॉय किया था, चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए। नालंदा यूनिवर्सिटी भारत का गौरव रही है, बहुत सालों तक ये खड़ी रही और नालंदा यूनिवर्सिटी के ये एचओडी रहे, हेड ऑफ डिपार्टमेंट रहे, और वहीं पे इनकी लैब थी, इनकी पूरी ऑब्जर्वेटरी थी जहां पे ये पढ़ते थे और पूरा स्पेक्युलेट करते थे। तो ये कमाल की बात है भैया। अब उसके बाद अगर जैसा कि मैंने बताया कि इनके काम की बात करें तो 2 काम इनके बहुत बड़े हैं, आर्यभट्टिया और देखिए मैक्सिमम एक चीज और बताना चाहूंगा, इनके काफी काम जो है, इनके मैक्सिमम वर्क जो हैं वो खो गए हैं। बहुत सारे इन्होंने पेपर्स लिखे होंगे, बहुत सारे इन्होंने और बुक्स कंपाइल की होंगी, लेकिन जिस तरह अगर आप उसको प्रिजर्व नहीं करेंगे तो वक्त के साथ साथ वो खो जाती हैं। तो इनके काफी वर्क्स खो गए हैं। अब क्या पता उसमें ऐसे राज हो। वैसे तो बहुत सारे ऐसी बुक्स हैं, अगर आप हमारी एंशिएंट साइंस को देखें तो उसमें कुछ ऐसी चीजें हैं, नैनो टेक्नोलॉजी जो आज पढ़ाई जा रही है वो उस समय ही वर्णन किया हुआ है। ये कमाल की बात है। तो इनके काफी वर्क्स खो गए हैं और उसमें जाहिर सी बात है काफी राज भी रहे होंगे, तो ये चीज है। लेकिन जो सरवाइव किया है आर्यभट्टिया, उसने तो आज जो पूरी मैथ्स पढ़ाई जाती है, स्कूलों में पढ़ाई जाती है, या जो ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, सबका वर्णन इस आर्यभट्टिया इस एक बुक में है। हर एक चीज अच्छे से समझाई गई है, एरिया, मेंसुरेशन, सब कुछ। ये चीज आप देख सकते हैं। एरिथमेटिक, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री, स्फेरिकल मतलब 3D ट्रिग्नोमेट्री, और उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एपीजीपी, साइन। आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल तक दी हुई है। 3 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक पूरी वैल्यू जो है इस बुक में आपको मिलेगी। और एक चीज बताता हूं दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि इन्होंने हर चीज की एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट कर दी थी।
ये सब कुछ जो देख रहे हैं, रिमार्केबल चीज नहीं थी कि इसमें मैथ्स का यूज नहीं, इसमें डिजिट्स का यूज ही नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ वर्सेस का यूज किया गया है, छंदों का यूज किया गया है, कोडिंग्स दी गई हैं। जिस तरह से कंप्यूटर प्रोग्राम होता है ना, वो भी कोडिंग्स होती हैं, अंदर मैथ्स इन्वॉल्व होती है, बिल्कुल सही बात है। बाइनरी सिस्टम पे पूरा कंप्यूटर वर्क करता है, अंदर मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है, लेकिन बाहर पूरा कोड कर रहे हैं। उसी तरह से आर्यभट्ट ने कोड यूज किए हर चीज के लिए। संस्कृत, उस समय संस्कृत भाषा थी, तो संस्कृत कोडिंग यूज की गई है और वहां से चीजें समझाई है। यह कमाल की बात है। पूरा जो हिंदी में अल्फाबेट सीरीज है उसकी भी अलग अलग कोडिंग है। जीरो कहते हैं ना कि हु इन्वेंटेड जीरो, काफी जोक्स भी आते हैं इस पे, ठीक है। हु इन्वेंटेड जीरो? आर्यभट्ट, आलिया भट्ट नहीं, आर्यभट्ट ये एक जोक है। तो इसमें क्या है कि अगर हम जीरो की बात करें दोस्तों, तो ये एक ऐसा डिजिट है जिसके बिना कोई सभ्यता नहीं चलनी, कोई देश नहीं चलना, कुछ भी नहीं चलना। सबसे इंपॉर्टेंट ये डेसिमल सिस्टम होता है, ये नंबर सिस्टम होता है, ये जीरो होता है। जीरो अगर नहीं है तो आप कोई भी चीज कैलकुलेट नहीं कर सकते। और सबसे रिमार्केबल चीज ये है दोस्तों कि आर्यभट्ट से पहले भी निश्चित रूप से ये जीरो रहा होगा, मैथ्स इन्वॉल्व रही होगी। सिक्के आप देख लीजिए भैया, जो सील्स मिली हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में, जो एविडेंस मिले हैं, जरा उसको गौर से देखिएगा। क्लियरली उसमें आपको दिखेगा कि रिगोरस मैथ्स इन्वॉल्व है। बिना मैथ्स के, बिना साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कोई भी सिविलाइजेशन चल ही नहीं सकती। तो ये बहुत पुराने समय से चला आ रहा है। और उसके बाद 700 साल बाद जब कॉपरनिकस आए, उन्होंने पूरा प्लैनेटरी मोशन, उसके बाद फिर केपलर, वहां से फिर ऐसा हमारी साइंस का कबाड़ा होना शुरू हुआ है कि जो बुक्स हमारी टॉप पे रहती थी उसमें धूल जमना स्टार्ट हो गई। और आज तो बिल्कुल कोई देखता भी नहीं है। अगर मैं आर्य सिद्धांत किसी को दे भी दूं, सिद्धांत आर्य सिद्धांत किसी को दे भी दूं तो भी बोलेगा ये क्या है, हटाओ इसे। कुछ इस तरह का की हम लोग ने लेगेसी छोड़ी है, तो इस पे हम लोग को देखना पड़ेगा। तो जो मैथ्स है ये बहुत साल, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन से दोस्तों चली आ रही है। ये कमाल की चीज है। अब दूसरी इनकी बुक है आर्य सिद्धांत। इसके बारे में इतना तो अवेलेबल नहीं है, काफी चीजें इसकी खो भी गई हैं, लेकिन ये पूरा सन और एस्ट्रोनॉमी के बारे में बात करती है। दोस्तों एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी ये बहुत ही जबरदस्त ब्रांचेज हैं। कई लोग एस्ट्रोलॉजी को बहुत अंधविश्वास मानते हैं। बेसिकली एस्ट्रोलॉजी आपका फ्यूचर प्रेडिक्ट करती है, काफी चीजों को देखा जाता है उसमें भी, लेकिन वो भी एक बहुत ही जबरदस्त साइंस है। जब मैंने रिसर्च की तो मैंने पाया कि उसमें इतनी गजब फिजिक्स इन्वॉल्व है कि क्या बताएं। ऐसा होता है ना दोस्तों कि हम लोग जो है, जब ये यूनिवर्स बना, हमारे अगर हम अपने वेदों में झांक के देखें तो उसमें जितने भी प्लैनेट्स हैं, जितनी भी गैलेक्सीज हैं, उनको देवी देवता माना गया है। अब जब ये प्लैनेट बना उसके बाद हम आए, हम भी बने। हम क्या है? इस यूनिवर्स की ही तो एनर्जी है ना। तो बेसिकली जिस एनर्जी से ये प्लैनेट्स बने हुए हैं वही एनर्जी हम में है। तो हम एक तरह से जुड़े हैं। इसीलिए तो बोला है ना कि हमको वहां पे मिलना है, परमात्मा पे मिलना है। ये कोई धर्म नहीं है। उस समय एंशिएंट इंडिया में क्या होता था कि साइंस कोई मानता नहीं था। आप अगर किसी को साइंस के माध्यम से समझाएंगे, कोई अगर मान लीजिए इतना पढ़ा लिखा नहीं है तो वो नहीं मानेगा। अगर उसको आप धर्म के माध्यम से समझाएंगे तो तुरंत समझ जाएगा। तो ये कमाल होता है। तो उन्होंने इसको धर्म में लपेटा, उसके बाद फिर सबको परोसा कि ये साइंसी है एक तरह से। अब यहां पे क्या है कि हम जो हैं प्लैनेट्स की एनर्जीज हैं उन सबसे जुड़े हुए हैं। स्ट्रिंग थ्योरी भैया यही कहती है, हर एक चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो अगर कहीं पे भी कुछ चेंज हो रहा है तो हमारे में भी चेंज होगा। एस्ट्रोलॉजी इससे डील करती है। अब वो आप पे है, मानिए चाहे ना मानिए। बहुत सी चीजें उसमें बेकार भी हैं, मतलब थोड़ा बहुत अंधविश्वास भी है, लेकिन मैक्सिमम चीजें वाकई में दोस्तों कमाल की हैं। और एस्ट्रोनॉमी की बेसिकली एक ब्रांच है। तो क्या है कि आर्य सिद्धांता बेसिकली एस्ट्रोनॉमी से डील करती थी। हालांकि आर्यभट्टिया में भी उन्होंने पूरी एस्ट्रोनॉमी खोल के रख दी है कि किस तरह से सन जो है वो अर्थ जो है वो मोशन करता है। प्लैनेटरी मोशन के बारे में बताया है, हीलियोसेंट्रलिज्म, इक्लिप्सिस के बारे में बताया है। सारी चीजें खोल के रख दी है, एग्जैक्ट कैलकुलेशन दी हुई है। तीसरा जो हम बोलेंगे एलनैप। दोस्तों ये अरबिक ट्रांसलेशन है और जाहिर सी बात है अरब से आए, यहां से काफी सीख के गए। उनकी मंशा बिल्कुल बुरी नहीं थी, वो बेसिकली स्टूडेंट रहे होंगे, यहां पे उन्होंने पढ़ाई की और उसके बाद जैसा कि होता है कि अगर कोई इंसान अमेरिका जा रहा है, चाइना जा रहा है, वहां से सीख के आएगा, उसके बाद फिर भारत में वो टेक्नोलॉजी लगाएगा।
सेम चीज उन्होंने अरेबिया में भी लगाई होगी, वहां पे फिर उन्होंने और ज्यादा ट्रांसफर किया होगा, उसके बाद फिर वो वेस्ट पहुंची और वेस्ट में फिर उसके बाद पूरा हमारा कबाड़ा कर दिया। तो ये चीज है। आप जाहिर अगर आप ज्यादातर चीजों को देखेंगे, ऐसा बोला जाता है कि अरब ने ही सब कुछ इन्वेंट किया। इसीलिए आप देखेंगे मैक्सिमम जो टेक्नोलॉजी होती है या जो वर्ड्स हैं, जो ब्रांच ऑफ साइंस, उसके आगे एल लगा होता है, एल्गोरिथम, एल्केमी। तो ये एल जो वर्ड है ना, आप देखिएगा, वैसे तो जग जाहिर है ये, तो ये मैक्सिमम चीजों के आगे लगा रहता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो मेडिसिनल साइंस है, जो उसके जो फाउंडिंग फादर्स थे वो अरब थे, लेकिन ऐसा सही नहीं है। बेसिकली भारत में इसका हर चीज का फाउंडिंग स्टोन रखा जा चुका था, और अगर बहुत प्रॉपरली रिसर्च हो, कमाल कमाल की चीजें मिलने वाली हैं। आर्यभट्टिया की बात करें दोस्तों, तो टोटल इसमें 108 वर्सेस, 108 छंद हैं, ठीक है। 4 टोटल इसमें लेसन्स हैं, ठीक है, 4 चैप्टर्स हैं, 4 चैप्टर्स में डिवाइड है ये टोटल 108 छंद, या जिनको हम वर्सेस कहते हैं। हर वर्ष में बहुत ही ज्यादा गहराई छुपी हुई है। हर एक चैप्टर एक पर्टिकुलर टॉपिक से डील करता है, जो आज हम पढ़ रहे हैं। पहला है गीतिका पद, इसमें 13 वर्सेस हैं। लार्ज यूनिट्स ऑफ टाइम, इट्स ऑल अबाउट टाइम। दोस्तों क्या होता है कि हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करते हैं। जरूरी नहीं है कि जो हमारा वक्त हो, हमारे हिसाब से चल रहा हो, वो किसी और गैलेक्सी में या कहीं उस हिसाब से चले। ब्लैक होल का बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है, वहां पे वक्त बहुत धीमे चलता है ना। हमारा जो आज बहुत वक्त तेज भाग रहा है, हमारे हजार साल वहां के 1 मिनट के बराबर है। इंटरस्टेलर मूवी देख लीजिए, मजा आ जाएगी। बेहतरीन साइंस की मूवी क्रिस्टोफर नोलन की, उसमें बताया है किस तरह से टाइम चेंज होता है। आर्यभट्ट ने पूरी तरह से इसको बताया है। सोचिए भैया, ब्लैक होल की बात उन्होंने इनडायरेक्टली अपने इस गीतिका पद में की है। लार्ज यूनिट्स ऑफ टाइम, अब जाहिर सी बात है कि उसमें फिर त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, उस हिसाब से पूरा उसको डिफाइन किया गया है, लेकिन वो भी एक टाइम के डिविजन्स हैं, ठीक है। अगर हम, जब मैं उसकी बात करूंगा अभी, जब मैं हिंदुइज्म के पे लेक्चर लेके आऊंगा, वो भी टाइम के डिविजन्स हैं, ठीक है। तो मॉडर्न साइंस पूरी तरह से रिलेट करती है आर्यभट्टिया पे, अगर आप देखें, ठीक है। दूसरी है गणित, इसमें बेसिकली कोर मैथ्स आती है, जो हम पढ़ते हैं, सिंपल और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आपको पता है इक्वेशन सबसे इंपॉर्टेंट होती है, हर चीज को ग्राफ के माध्यम से डिनोट किया जाता है। तभी तो कहते हैं ना कि इंसान को कैसे समझा जाता है, उसको उसकी इक्वेशंस बना के। पूरे जीवन को आप इक्वेशंस मैथ से समझ सकते हैं। हर चीज मैथ्स है, हर चीज को हम मैथमेटिक्स में उतार सकते हैं, ठीक है। तो गणित पाद, उसमें ये क्या है, सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, साइमल्टेनियस इक्वेशन, इनडिटर्मिनेट इक्वेशन, एरिथमेटिक, एपी, जीपी, सम ऑफ एपी, सम ऑफ जीपी। बहुत टफ चैप्टर लगते थे भैया मुझे। मैं जब 11th-12th में था तो एपी जीपी मुझे इतना टफ लगता था कि मैं क्या बताऊं, मुझसे क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व होते थे। शायद मुझे आर्यभट्टिया पढ़नी चाहिए थी, मुझसे आसान, तब हो सकता है मुझे आसान लगती। तो ये चीज है। उसके बाद फिर काल क्रियापद, इसमें टोटल 25 वर्सेस हैं, 25 छंद है। इसमें डिफरेंट यूनिट्स ऑफ टाइम, जैसा कि मैंने बताया उसमें अब इसमें प्लैनेट्स, जो पोजीशन होती है प्लैनेट्स की, एक डे में कौन सी होगी वो बताया गया है। इक्लिप्सिस के बारे में बताया गया है। सिडरल मंथ्स के बारे में बताया गया है कि एक दिन में, मतलब जो पूरी रोटेशन होती है, जब अर्थ जो है वो सन के चक्कर काटता है और जो अपने एक्सिस पे रोटेट करता है, उसको रोटेशन कहते हैं, और जो सन के चक्कर काटता है उसको रेवोल्यूशन कहते हैं। पता है ना, रोटेशन रेवोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इसी की वजह से तो पूरा सीजन चेंज होते हैं। तो रोटेशन की एग्जैक्ट वैल्यू 24 घंटे, एक दिन, ये इन्होंने बताई थी। कमाल की चीज है। उसके फिर आखिरी जो चैप्टर है उसको कहते हैं गोलापद, जिसमें 50 वर्सेस है। इसमें भैया ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, ये सब चीजों के बारे में बताया गया है। शेप ऑफ अर्थ के बारे में बताया गया है। और यहां पे भैया जोडियक साइंस, राशि है ना, मेष और ये जो वृश्चिक, ये सब जो राशियां होती है ना, इन सब के बारे में बताया गया। एस्ट्रोलॉजी दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच होती है साइंस की। बहुत लोगों को ये अंधविश्वास लगेगा, लेकिन कुछ चीजें हैं, लेकिन ये बहुत ही तगड़ी फिजिक्स इसमें भी इन्वॉल्व है, ठीक है। तो ये चीज है। तो ज़ोडिएक साइंस और होराइजन्स, इन सब के बारे में बताया गया है। प्लैनेटरी मोशंस के बारे में बताया गया है, साइज के बारे में बताया गया है, और शेप क्या होता है, इन सब के बारे में बताया गया है। लेकिन मुझे जो सबसे कमाल की चीज लगी ना दोस्तों, वो लगी
ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसी ब्रांच होती है मैथ्स की जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिससे आप सब कुछ कैलकुलेट करते हैं। 6 एंगल होते हैं टोटल, ठीक है। मेन 3 ही होते हैं वैसे, साइन, कॉस और टैन, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल के बेसिकली ये रेशियोज होते हैं, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और बेस, इनके रेशियोज होते हैं। इनके रेशियोज कंबाइंड होके आपके ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का इतना बेहतरीन तरीके से उल्लेख किया गया है आर्यभट्टिया में, यह कमाल की बात है। पूरी साइन टेबल दी गई है कि किस तरह से, सोचिए 16 साल पहले, कितनी बाद में ट्रिग्नोमेट्री आई है। वो हमसे 700 साल बाद तो इनके बाद तो कॉपरनिकस है, तब उन्होंने जाके प्लैनेट्स के बारे में बताया है। तो कहने का मतलब यह है कि इतना पहले सब कुछ ये करके चले गए हैं। कमाल की बात है, हमको गर्व होना चाहिए। भारत का इतिहास ऐसा रहा, और कितने और साइंटिस्ट होंगे जिन्होंने पता नहीं क्या क्या खोज लिया होगा, लेकिन उनका इतिहास में खैर नाम नहीं हमको मिलता। तो ये चीज, अगर फाउंडेशन मतलब देखिए इन्होंने क्या क्या काम किया है, तो सबसे पहले भैया जीरो, पूरी प्लेस वैल्यू सिस्टम, 0 1 10 पूरी अच्छे तरीके से इन्होंने बताई। और याद रखिएगा, इन्होंने किसी भी डिजिट का यूज नहीं किया, इन्होंने कोडिंग यूज की है, अल्फाबेट्स यूज किए हैं, संस्कृत कोडिंग यूज की है, हिंदी कोडिंग यूज की है। बिल्कुल, पाई की जो वैल्यू होती है ना, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट, पाई 3.14 या 180 डिग्री स्ट्रेट लाइन, सर्कल 2 पाई 360 डिग्री। मुझे बड़ा अच्छा लगता है साइंस पढ़ाने में, ज्यादा इसमें नहीं घुसूंगा। तो पाई की उन्होंने एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करके दे दी, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक 3.1416, उसके बाद फिर बाद में बोला इनफाइनाइट जाएगा, 3.1416 उन्होंने कैलकुलेट करके दे दी। अब देख सकते हैं ना कितनी खतरनाक उस समय कैलकुलेशन लगी होगी, ये उन्होंने करके दे दी। एरिया ऑफ ट्रायंगल, गणित पद में 6ठे वर्ष में एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में पूरा श्लोक है, बेसिकली आप देख लीजिएगा, मैंने श्लोक इसमें इंक्लूड नहीं किए हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल बताया गया है। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, भैया पता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। उसके बाद इनडिटर्मिनेट इक्वेशन ax + by = c, पूरी मैथ्स है। एल्जेब्रा के बारे में, और सबसे जबरदस्त एस्ट्रोनॉमिक, हीलियोसेंट्रिज्म, अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट करता है, और अर्थ जो है वो सन के अराउंड पूरा रिवॉल्व करता है। रेवोल्यूशन, एक रेवोल्यूशन मतलब 365 1/4 डेज, अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा है। रोटेशन मतलब 24 घंटे। सोलर लूनर इक्लिप्स के बारे में, सिडरल पीरियड्स मतलब 24 घंटे, रोटेशन, ये सब कुछ आर्यभट्ट ने बताया है। आप देख सकते हैं कि जबरदस्त जीनियस, क्या कैलिबर रहा था। और ये सब 23 साल में, मात्र 23 साल में इन्होंने हर चीज फाउंड कर ली थी। और बहुत सारे उसके बाद भी इन्होंने रिसर्च की होगी, बुक्स लिखी होंगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसका कोई इतिहास नहीं है, क्योंकि वो खो गई होंगी, या हो सकता है मिल भी जाए। रिसर्चेस चलती रहती है दोस्तों हिस्ट्री में। तो ये चीज थी, ये मेरा लेक्चर था आर्यभट्ट के पे। जबरदस्त स्कॉलर, जीनियस और कमाल के टीचर थे। कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए, साथ ही इसको जरूर शेयर करिएगा, सबको पता चलना चाहिए। जी हां, ये हमारी हिस्ट्री है, और हमारी हिस्ट्री गौरवपूर्ण है, सबको पता चलना चाहिए। क्विक रिमाइंडर, स्टडी आईक्यू के ऑप्शनल पेन ड्राइव कोर्स, अगर यूपीएससी में इन सब्जेक्ट्स में आपका ऑप्शनल है तो आप जरूर इन कोर्सेज को लें, बहुत फायदा मिलेगा। तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।